नमस्कार दोस्तों, इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे समास टॉपिक की जो श्रृंखला चल रही है वो हिंदी विषय में स्टार्ट हो चुकी है। कल हमने इसका एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसको खूब ढेर सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। उसके लिए उनको सबसे पहले धन्यवाद हमारे तरफ से और हमारी टीम की तरफ से। उनको तहे दिल से शुक्रिया और बधाई देता हूं कि अगर आप जितना ही मेरा सहयोग करेंगे उतना ही हमारे अंदर ऊर्जा आएगी और उस ऊर्जा के साथ जब हम आपके साथ काम करेंगे तो कुछ और ईमानदारी से हम काम कर पाएंगे। तो मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि जो भी आपको यहाँ से स्लाइड संप्रेषित किया जाए उसमें 100% जो जानकारी है वो सही जानकारी होनी चाहिए, और उसका जो किसी का कोई अगर डाउट हो रहा है तो वो डाउट भी इस वीडियो के माध्यम से आपका क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो कल की क्लास में हमने जो देखा था वो हमने देखा था समास की वीडियो में अव्ययी भाव समास की हमने क्या कर लिया था, शुरुआत कर लिया था। बाकी उस वीडियो में हमारी पूरी की पूरी जो है बात जो कही गई थी समास के भूमिका के बारे में कही गई थी कि कौन सा जो है समास होता है, कौन से समास की क्या विशेषताएं होती हैं, कुल मिलाकर के हिंदी में कितने समास होते हैं, हमारा परीक्षा बोर्ड क्या मानता है उस हिंदी में समासों की संख्या को। ऐसे सारी बातों पे हमारी चर्चा हो गई थी। आप इन सब को अगर समझना हो, देखना हो तो पिछले वाले वीडियो को आप एक बार अवश्य देख सकते हैं, उसमें इसकी पृष्ठभूमि तैयार की गई है। अब बात आती है इसके आगे की। तो आज हम एक बार से पिछली क्लास को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद की चीज़ों को हम आगे शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं, जो हमारी कल बात हुई थी वह अव्ययी भाव समास पे बात हुई थी। किस पर बात हुई थी मेरे भाई? अव्ययी भाव समास। सबसे पहले तो हम ये बात को समझ लें कि अव्ययी भाव समास का नाम अव्ययी भाव समास ही क्यों पड़ा, इस बात को हम समझते हैं। देखिए मित्रों, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि अव्ययी क्या है, यानी जो ये अव्ययी शब्द है यह किससे बना हुआ है। अव्ययी शब्द जो बना हुआ है यह अव्यय से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? अव्यय से बना हुआ है। अब बात आती है कि सर अव्यय तो हमें जानकारी नहीं है क्या होता है, अव्यय क्या होता है, इस बात को हम पहले यहाँ पे सीख लेते हैं। देखिए जो अव्यय शब्द है, आप देखिए अव्यय शब्द की संरचना हम आपको बता रहे हैं। अव्यय, आप अगर थोड़ा सा समास के बारे में अगर जानकारी रखते होंगे तो एक समास होता है जिसका नाम है नय तत्पुरुष समास। नय तत्पुरुष समास क्या कहता है वो पहले आप समझ लीजिए। अगर मान लीजिए किसी शब्द को जो है जैसे लिखते हैं हम, वो न के साथ अगर कोई शब्द लिखा जाता है, जैसे न के साथ है सत्य लिखा जा रहा है, न के साथ क्या लिखा जा रहा है? सत्य लिखा जा रहा है। तो इसको हम जोड़ करके क्या बना सकते हैं, इस बात को हम पहले समझेंगे। न के साथ सत्य लिखा है, यानी कि न के तुरंत बाद जो अक्षर आया हुआ है वो क्या है? आपका व्यंजन है। न के तुरंत बाद का अक्षर क्या है? व्यंजन है। और नय तत्पुरुष समास कहता क्या है? जब न के तुरंत बाद आने वाला जो वर्ण है अगर वह व्यंजन होता है तो न का परिवर्तन सीधे सीधे किस में कर दिया जाता है? अ में कर दिया जाता है। न का परिवर्तन किस में कर दिया जाता है? अ में कर दिया जाता है, और इस पद को उठा करके यहाँ रख दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। यानी कि जो बात सत्य नहीं होती है, यानी न माने नहीं होती है, सत्य माने सत्य, उसी को हम क्या बोल सकते हैं एक शब्द में? असत्य बोल सकते हैं। तो जिस प्रकार से इस शब्द की संरचना हुई है उसी प्रकार से अव्यय की भी संरचना हुई है। तो अब यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में ये बात गूंज रही होगी कि सर यहाँ पे न के बाद अगर व्यंजन आया है तो वो तो अ में परिवर्तित हो गया, लेकिन न के बाद अगर स्वर आएगा तो वह किस में परिवर्तित होगा? तो जैसे आइए आप देख लेते हैं भाई, इसको न के बाद यहाँ पे स्वर से हम शुरू होने वाले कोई शब्द को ले लेते हैं। तो स्वर से शुरुआत होने वाला जो शब्द है हमारा वो है अधिकार। मान लेते हैं अधिकार एक शब्द है, उसको मैंने क्या कर लिया है? इसको ले लिया है। ये हो जाएगा न प्लस अधिकार। अब यहाँ पे न के बाद व्यंजन से शुरुआत हो रही थी, यहाँ पे न के बाद
स्वर से शुरुआत हो रही है, तो इस न का जो परिवर्तन होगा मित्रों वह हो जाएगा किसमें, अन में हो जाएगा। किसमें हो जाता है, अन में हो जाता है। तो ये जो है आपका अन प्लस अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा अन प्लस अधिकार। अब आप संधि में पढ़ चुके होंगे इसके पहले कि ये जो अ है यह अपने पहले वाले व्यंजन में आकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अ, और ये न से पूरा न बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से धी, और ये कार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ हमारे शब्द की जो संरचना हुई है वह हुई है अनधिकार। ये जो शब्द पूछा जाता है मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। यह वर्तनी में खास तौर से बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर हम लोग अनाधिकार बोल देते हैं यहाँ पर हम इसको अनाधिकार बोल देते हैं। तो अनाधिकार शब्द बिल्कुल गलत है। आपका जो सही वर्तनी है वो अनधिकार है। तो आप देख पा रहे हैं न के बाद अधिकार आया हुआ है, यानी न के बाद स्वर आया हुआ है, तो न का परिवर्तन किसमें हो गया, अन में हो गया। उसी प्रकार से न का परिवर्तन किसमें हो गया था, व्यंजन आने के कारण अ में हो गया था। तो ये जो हमारा अव्यय शब्द बना हुआ है, यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से समझेंगे इस बात को, तो न प्लस व्यय, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न प्लस व्यय लिखा हुआ है। अब इस न के बाद जो है जो हमारा शब्द शुरू हो रहा है वह किससे शुरुआत हो रहा है, व्यंजन से शुरुआत हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इस न का परिवर्तन किस में हो जाएगा, अ में हो जाएगा, और ये व्यय यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा अव्यय, ये क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो अव्यय है वह क्या रहा होगा, न व्यय रहा होगा। और आप जानते हो कि न का मतलब होता है नहीं, और व्यय का मतलब होता है खर्च होना या खर्च करना। यानी कि जो चीज़ें खर्च नहीं की जा सकती हैं या जो चीज़ें खर्च नहीं होती हैं उन पर, उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। यानी कि जिन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लिंग, वचन, विभक्ति इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अव्यय शब्द कहते हैं। तो अव्यय के बारे में हम समझ गए हैं। तो अव्यय से ही क्या बना हुआ है, अव्ययी भाव समास बना हुआ है। तो अब इस अव्यय के बारे में इसकी कुछ और विशेषताओं को हम क्या करते हैं, समझते हैं। अव्यय को कभी कभी हम क्या बोल सकते हैं, उपसर्ग भी बोलते हैं। यानी कि दूसरी तरफ से अगर हम इसको देखें तो उपसर्गों को हम क्या बोलते हैं, अव्यय भी बोलते हैं। तो अब यहाँ से इसी अव्यय से हमने कोरिलेट कर दिया है किसको, उपसर्ग को। तो ये अव्यय को ही हम कभी कभी क्या बोल देते हैं, उपसर्ग बोल देते हैं। यानी कि ये अव्ययी भाव समास में उपसर्गों की भूमिका बहुत तेज होने वाली है, यानी बहुत अधिक इसका प्रयोग होने वाला है उपसर्ग का। अब बात आती है मित्रों उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग को समझेंगे हम पहले। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है हमारे पास, जैसे पराक्रम, पराक्रम, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है पराक्रम। तो यहाँ पे एक ये शब्द है परा। तो पूरे पराक्रम शब्द में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, परा से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब शब्द के पहले जो शुरुआत हो रही है वो परा से हो रही है। तो यानी कि शब्द के पहले क्या लग रहा है, परा लग रहा है। तो इसी को, परा को हम क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे। अर्थात इसको अगर एक शब्द में हमको समझना होगा, एक लाइन में समझना होगा, तो किसी भी शब्द के पहले जो लगता है उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और किसी भी शब्द के पीछे जो लगता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो यानी कि ये उपसर्ग कहाँ लगेगा, शब्द के पहले लगेगा। तो अब यहाँ से मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे कि उपसर्ग हमेशा शब्द के कहाँ लगते हैं, पहले लगते हैं। अब बात आती है कि ये उपसर्ग जो है वो हिंदी में कुछ उपसर्ग होंगे, संस्कृत में कुछ उपसर्ग होंगे, अरबी फारसी में कुछ उपसर्ग होंगे, अंग्रेजी में कुछ उपसर्ग होंगे। तो अगर ये जितने भी उपसर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर इन उपसर्गों के माध्यम से अगर आपको कोई शब्द बना हुआ मिल जाए या दिख जाए तो उनको सीधे सीधे आप अव्ययी भाव समास की श्रृंखला में रख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम अगर यहाँ पे बात करें कि संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं, यानी संस्कृत के उपसर्ग की अगर हम बात करें तो संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं और संस्कृत में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, तो उसमें मैं आपको बता दे रहा हूं कि संस्कृत में टोटल उपसर्गों की संख्या कितनी है मित्रों,
22 उपसर्ग हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? टोटल उपसर्गों की संख्या 22 है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या क्या है? 22 है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए, महत्वपूर्ण उपसर्ग क्या, पूरे उपसर्ग को हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं? लिख दे रहे हैं। प्र, जैसे मान लीजिए प्र एक उपसर्ग है, परा दूसरा उपसर्ग है, ठीक है। अपि तीसरा उपसर्ग है, अधि चौथा उपसर्ग है, ठीक है। ये अधि चौथा उपसर्ग है, अति पांचवा उपसर्ग है, उद छठवां उपसर्ग है, ठीक है। उद छठवां उपसर्ग है। इस तरह से और ढेर सारे उपसर्ग, इसमें टोटल 22 उपसर्ग आते हैं। तो उसको भी हम आपको लिख करके यहाँ पे PDF में दे देंगे। अब बात आती है हिंदी के उपसर्ग की बात अगर हम करते हैं, तो जो ये आपके हिंदी के उपसर्ग होते हैं, इसमें कुछ हम पहले देख लेते हैं। जैसे यथा आपका क्या है? हिंदी का उपसर्ग है, ठीक है। भर आपका क्या है? हिंदी का उपसर्ग है। भर आपका हिंदी का उपसर्ग है, ठीक है। और जैसे याव, याव हिंदी का उपसर्ग है। तो ये हिंदी के उपसर्ग जैसे यथा, भर, याव, तमाम चीज़ें जो हैं ये हिंदी में आती हैं। अगर हम अरबी फारसी के उपसर्गों की अगर बात करें, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ला, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कम, ठीक है। ये कम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के अरबी फारसी के उपसर्ग हो गए। अंग्रेजी के उपसर्गों की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे लिखा हुआ है वॉइस, क्या लिखा हुआ है? वॉइस लिखा हुआ है। अगर कहीं लिखा हुआ है डिप्टी, डिप्टी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जैसे वॉइस हो गया, डिप्टी हो गया, ये सब आपके क्या हैं? अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। तो ये आपके उर्दू फारसी के यानी अरबी फारसी के उपसर्ग हैं, और ये क्या हैं? अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। अगर इन उपसर्गों के माध्यम से कोई शब्द आपको बना हुआ मिल जाता है, तो वह क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं पराक्रम की, तो आपसे कोई पूछ ले कि पराक्रम जो है ये इसमें कौन सा समास है? पराक्रम में कौन सा समास है मित्रों? पराक्रम में कौन सा समास है? तो आप देखिए कि क्या ये जो शब्द लिखा गया है, इसकी शुरुआत उपसर्गों से तो नहीं हो रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे संस्कृत में परा एक उपसर्ग है। तो परा से जब स्टार्ट हो गया है, यानी शब्द की शुरुआत हो गई है, तो बिना किसी डाउट के हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको लिखा मिल गया प्रखर, क्या मिल गया मेरे मित्रों? प्रखर मिल गया। तो आप देखिए, क्या ये जो प्रखर शब्द का शुरुआत हो रहा है, यानी प्रखर शब्द की स्टार्टिंग हो रही है, क्या वह किसी उपसर्ग के माध्यम से हो रही है? वो चाहे हिंदी का उपसर्ग हो, चाहे वो अरबी फारसी का उपसर्ग हो, या अंग्रेजी का उपसर्ग हो, या संस्कृत का उपसर्ग हो, इससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि केवल उपसर्ग होना चाहिए। तो इसका मतलब देखिए, प्र हमारा क्या है? एक उपसर्ग है। प्र से ये बना हुआ शब्द है प्रखर, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि एक शब्द हमने लिख लिया अत्यधिक, क्या लिख लिया? अत्यधिक लिख लिया है। तो आप देखिए यहाँ से, जो बच्चे संधि के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर जानते होंगे, तो ये जो अत्यधिक लिखा हुआ है, ये सही सही क्या रहा होगा? अति प्लस अधिक रहा होगा। ये क्या रहा होगा? अति प्लस अधिक रहा होगा। तो जब अति प्लस अधिक रहा होगा, तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ रही है कि अति जो है क्या है? ये उपसर्ग है। वो भी उपसर्ग कहाँ का है? संस्कृत का है। तो हमको केवल उपसर्ग से मतलब है, यानी इसकी भी शुरुआत हो रही है किससे? उपसर्गों से शुरुआत हो रही है। तो अव्यय, ये अत्यधिक भी जो है हमारा क्या हो जाएगा? एक प्रकार से क्या हो जाएगा? ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसा कि आप ये 3 एग्जाम्पल देख चुके हैं, हम कुछ और एग्जाम्पल को देखने का प्रयास करते हैं इसके माध्यम से। और एग्जाम्पल हम देखेंगे, तो जैसे मान लीजिए अपयश है, क्या है? अपयश, ये अपयश लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो अप शब्द है, ये भी आपका क्या है? एक संस्कृत का उपसर्ग है। तो यानी इससे स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है? आपका अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास की पहचान इतनी आसान हो जाएगी, इस बात की कल्पना हम लोग नहीं किए होंगे। तो आप ये देख रहे होंगे कि हम उपसर्ग केवल अगर पहचानते हैं, तो उससे हम अव्ययी भाव समास को क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छे ढंग से पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक एग्जाम्पल है निडर, क्या है? निडर, एक एग्जाम्पल है निडर।
ये जो है ये भी नी भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, उपसर्ग है। तो अगर उपसर्ग से शुरुआत हो रही है तो ये भी हमारा जो नीडर शब्द है ये भी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि केवल उपसर्गों के माध्यम से पता चल सकता है कि ये कौन से समास में आते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं उपकार, हम बात करते हैं क्या, उपकार, तो उपकार में ये जो उप शब्द है ये भी क्या है आपका, उपसर्ग है। तो उपसर्ग से शुरुआत हो रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी के उपसर्गों को लेकर के अव्ययी भाव समास की 90% उदाहरण को आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। आइए एक दो एग्जाम्पल हम किसके ले लेते हैं, हिंदी के ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे मित्रों कहीं लिखा हुआ है यथाशक्ति, क्या लिखा हुआ है, यथाशक्ति लिखा हुआ है। तो अब आप देखिए यथाशक्ति में जो यथा शब्द लिखा हुआ है यह आपका क्या है, उपसर्ग है हिंदी का। तो यानी उपसर्गों से शुरुआत हो रही है, इसका मतलब यह क्या हो गया है, अव्ययी भाव समास हो गया है। जैसे कहीं पे लिखा है मेरे प्यारे मित्रों भर पेट, अगर भर पेट लिखा हुआ है तो भर भी क्या है आपका हिंदी का उपसर्ग है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है यावत जीवन, क्या लिखा हुआ है, यावत जीवन, तो यहाँ पे यावत जीवन लिखा हुआ है, तो जो ये याव शब्द लगा हुआ है ये भी आपका क्या है, एक उपसर्ग है, और ये यावत जीवन जो है आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो हमने देखा कि यथा, भर, यावत जीवन, ठीक है, यहाँ उपकार, अपकार, अपयश, तमाम चीज़ों को यहाँ से मैंने एग्जाम्पल के रूप में देख लिया। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ मेरे बच्चों बेलगाम, बेलगाम, बेलगाम में कौन सा समास होगा, बेलगाम में कौन सा समास होगा। तो जब आप जान चुके होंगे तब तो बेहद आसान हो जाएगा समास पहचानना कि कौन सा समास हो जाएगा। लेकिन अगर आप जानते नहीं हैं तो बेलगाम में किस आधार पर आप समास का डिसाइड करेंगे, समास को डिसाइड करेंगे, ये बात आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बे लगा हुआ है और ये लगाम लगा हुआ है, तो बेलगाम अर्थात बे क्या है, अरबी फारसी का उपसर्ग है, इसका मतलब यह भी क्या हो गया, उपसर्गों से शुरुआत होने वाला शब्द है, इसलिए यह भी क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। चलिए इसी के साथ हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है ला इलाज, क्या लिखा हुआ है, ला इलाज लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए कि ला इलाज लिखा हुआ है तो ये ला जो शब्द लिखा हुआ है ये भी क्या है आपका, अरबी फारसी के उपसर्ग है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा ला इलाज जो शब्द है यह क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कहीं पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कम वक्त, क्या लिखा हुआ है, कम वक्त लिखा हुआ है, ठीक है ना, कम वक्त लिखा हुआ है। तो अब कम वक्त में हम कैसे जानेंगे कौन सा समास है, कम वक्त में कम, कम हमारा जो है क्या है, एक प्रकार का उपसर्ग है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए अब ये हमारे हिंदी, संस्कृत और उर्दू फारसी, अरबी फारसी के एग्जाम्पल हो गए हैं। हम देख लेते हैं अंग्रेजी के साथ इसकी क्या कहानी है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है डिप्टी, डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री, यानी डिप्टी सीएम अगर मान लीजिए लिखा हुआ है, तो डिप्टी सीएम अगर लिखा हुआ है तो हम ये डिप्टी से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या स्टार्ट हो रहा है, डिप्टी से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगर कहीं पे वाइस प्रिंसिपल लिखा हुआ है, यानी क्या लिखा हुआ है, वाइस प्रिंसिपल, अगर वाइस प्रिंसिपल लिखा हुआ है, प्रिंसिपल, तो यहाँ पे ये जो वाइस प्रिंसिपल लिखा हुआ है ये वाइस से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये एक प्रकार का क्या है, उपसर्ग है, तो ये वाइस प्रिंसिपल पूरा जो शब्द है यह क्या बन जाएगा, अव्ययी भाव समास बन जाएगा। तो ये उपसर्गों के माध्यम से हमने सीखा अव्ययी भाव समास को कैसे हम पहचानेंगे। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है मित्रों, अब इसके आगे की भी कुछ कहानी है, उसको भी पहले हम समझ लेते हैं। चलिए इसके आगे की कहानी को हम समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इसकी कुछ और अलग अलग विशेषताएं होती हैं,
उसमें उसी के क्रम में एक अगली विशेषता ये होती है कि अव्ययी भाव समास जब कोई भी शब्द दोहराया जाता है और दोहराने से शब्द का निर्माण होता है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हम ये कह दें कानो कान, कानो कान, यानी कि यहां पर कान शब्द 2 बार आया हुआ है तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर हम आपसे ये कह दें लातों लात, लातों लात, तो ये क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चीजें दोहराई जा रही हैं। अगर हम आपसे कह दें बातों बात, क्या कह दें बातों बात, तो यहाँ पे भी ये भी क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास का क्या हो जाएगा उदाहरण हो जाएगा। हम इसी के साथ अगला देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है धीरे धीरे, ठीक है ना, धीरे धीरे। अगर धीरे धीरे लिखा हुआ है तो यहाँ भी धीरे शब्द 2 बार दोहराया जा रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो जहाँ पर चीजें दोहराई जाती हैं वहां पर क्या हो जाता है अव्ययी भाव समास हो जाता है। जैसे हाथों हाथों हाथ, ठीक है ना, हाथों हाथ, गर्मा गरम, गर्मा गरम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चीजें क्या हो जा रही हैं दोहराई जा रही हैं। तो जहां पर आपको ऐसी प्रक्रिया दिखेगी वह आपका क्या कहलाएगा अव्ययी भाव समास कहलाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ ये भी है कि जहां पर चीजें दोहराई जा रही हैं वो भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है, यानी कि ले लिया जाता है। चलिए, इसकी एक तीसरी विशेषता होती है। इसी तीसरी विशेषता के साथ हम इस वीडियो को क्या कर देंगे समाप्त कर देंगे। आप अगर बच्चों कहीं पे अगर कोई नदी का नाम दिया हुआ है, किसी नदी का नाम दिया हुआ है और नदी के नाम के पहले यानी नदी के नाम से जस्ट पहले जुड़ा हुआ अगर कोई संख्यावाची शब्द दिख जाए, कैसा शब्द दिख जाए संख्यावाची, जिससे किसी संख्या का बोध होता हो, अर्थात 1 2 3 4 5 6 का बोध होता हो, तो नदी के नाम के पहले अगर जुड़ा हुआ है तो वह क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। संस्कृत में इसके लिए एक सूत्र का विधान किया गया है, नदी भीषा सूत्र है वो, तो यहाँ पे हमको वो नहीं समझना है, लेकिन इतनी सी बात समझ लेना है कि नदियों के नाम के आगे संख्यावाची शब्दों का प्रयोग जब होता है तो वह नदियों का नाम जो है क्या हो जाता है अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ले लिया जाता है। जैसे नदी कौन सी है, जैसे गंगा, यमुना, घाघरा, चंबल, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, इस तरह से अगर नदियां हैं हमारे पास तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा उसके पहले संख्यावाची अगर शब्द लगा है तो वह अव्ययी भाव समास में। जैसे मान लीजिए कि एक नदी है अपनी गंगा, गंगा नदी है, तो गंगा नदी के पहले अगर मान लीजिए कहीं ऐसे लिख दिया जाए सप्त गंगा, सप्त गंगा, इसका मतलब है कि 7 गंगा, यानी कि गंगा नदी के नाम के आगे क्या लग गया है सप्त लग गया है, यानी संख्यावाची शब्द लग गया है। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कह दिया जाए सप्त सिंधु, क्या कह दिया जाए मेरे मित्रों सप्त सिंधु अगर कह दिया जाए तो इसका मतलब यहाँ पे भी संख्यावाची शब्द लग गया है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं त्रियमुना, अगर मान लीजिए ऐसे कह दिया जाए त्रियमुना, त्रियमुना कह दिया जाए तो इसका मतलब है कि 3 यमुना, ये भी आपका क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास के अंतर्गत चला जाएगा। अगर आपसे हम कह दें पंच घाघरा, क्या कह दें पंच घाघरा कह दें तो ये हो जाएगा आपका घाघरा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास के अंतर्गत चला जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुल मिलाकर के अव्ययी भाव समास के कुल मिला के 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, यदि किसी भी शब्द की शुरुआत उपसर्गों के माध्यम से अगर हो रही है, वो चाहे हिंदी के उपसर्ग हों, चाहे वो संस्कृत के उपसर्ग हों, अरबी फारसी उर्दू किसी के उपसर्ग हों, अंग्रेजी का अगर उपसर्ग है, फिर भी जो है वह शब्द अव्ययी भाव समास के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। दूसरी बात मैंने बताया है कि जब कोई चीज रिपीट हो रहा है, जैसे कानो कान, लातों लात, बातों बात, ठीक है ना, अगर ऐसी कोई चीज रिपीट हो रही है तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। तीसरी बात, जब नदियों के नाम के आगे संख्यावाची शब्द लग जाता है तो वो भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। तो ये आपका अव्ययी भाव समास रहा मित्रों।
अगर इसमें अगर कोई डाउट होगा आपको तो वो आप कमेंट के माध्यम से आप मेरे साथ शेयर करिएगा, मैं उसको आपका जवाब देने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।